बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यामाहा YB125Z और सुजुकी GS150 का एक कंपैरिजन है। लेने को तो दोस्तों आप लोगों को यामाहा YB125Z ख़रीदनी चाहिए, जो कि 4,54,000 रुपये की मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। और इसका जो कम प्राइस वाला वेरिएंट है, स्पोक रिम वाला आता है वेरिएंट, वो आप लोगों को 4,24,000 रुपये का मिलता है। लेकिन जो सुजुकी GS150 है दोस्तों, वो आप लोगों को 3,90,000 रुपये की मिलती है मार्केट से अंदर। और इन दोनों की प्राइस के अंदर 65,000 रुपये का फ़र्क मिल जाता है। अब मेरी तरह, जिस तरह मैं बाइक ख़रीदने गया था, लेने में DX गया था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन का शिकार हो गया। इसी तरह बहुत सारे लोग मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो तमाम कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें DX ख़रीदनी चाहिए या स्पोक रिम वाली ख़रीदनी चाहिए या फिर हमें GS ख़रीद लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने आया हूँ, आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि जिस तरह मैं कंफ्यूज हुआ हूँ GS और DX के अंदर, इसी तरह आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और मसला असल में दोस्तों यहाँ पर ये आ जाता है कि आप लोगों को जो GS है ना, वो इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी मिल जाती है 2 साल के, और इजीली 2 साल के अंदर थोड़े थोड़े पैसे करके आप लोग पे कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही वैल्यू फॉर मनी है? जो DX और GS है, ये दोनों क्या वैल्यू फॉर मनी बनते हैं जो ये पैसे ले रहे हैं कंपनी वाले आप लोगों से? तो आज की वीडियो मेरी इसी चीज़ के बारे में है। इसी चीज़ के बारे में मैं इन दोनों बाइक्स का जो है ना वो कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सी बाइक जो है वो ख़रीदनी चाहिए। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपके जहन से बिल्कुल तमाम कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाएंगी। तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, DX जो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, DX ही आप लोगों को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि 4,54,000 रुपये के अगेंस्ट कंपनी आप लोगों को क्या चीज़ें दे रही है। इसका DX का अगर आप लुक देखते हैं, बड़ी खूबसूरत इसकी लुक है, नई किस्म की लुक है, बड़ी प्यारी लुक इसकी बन जाती है। इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो बड़ा ही कमाल का है, ज़बरदस्त है। इसका अगर आप मीटर देखते हैं तो आपको तमाम फीचर जहाँ पर दोस्तों मिल जाते हैं। स्पीडोमीटर भी मिलता है, RPM मीटर भी मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाती है, पेट्रोल कम है ज़्यादा आप लोगों को पता चल जाता है, मीटर के ऊपर ही पता चल जाता है पेट्रोल कम है या ज़्यादा है। लेकिन इसके ऊपर इतना ज़्यादा ना रहिएगा, ये बिल्कुल सही एक्यूरेट नहीं बताता है, बाज़ औक़ात आपको धोखा भी दे जाता है। और इसके बाद आपको इसमें गियर इंडिकेटर की ऑप्शन भी मिल जाती है। अब गियर इंडिकेटर जब आप चलाते हो बाइक, तो आपको चौथे पांचवें गियर के अंदर आपको नहीं कई दफ़ा बातों का समझ आती कि यार ये गियर कौन सा चल रहा है, तो आप मीटर से देख के फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेते हो कि इसके ऊपर कौन सा इस वक्त गियर चल रहा है। तो अगर आप इसकी राइट साइड वाली असम्बली देखते हैं, तो जिस तरह GS के अंदर आप लोगों को किल स्विच की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पर किल स्विच की ऑप्शन नहीं मिलती। सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है, हेडलाइट का बटन मिल जाता है, और लेफ्ट साइड की असम्बली देखें तो यहाँ पर डिपर की ऑप्शन भी आप लोगों को नहीं मिलती है। अब यामाहा की ये जो बाइक है, इसका जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है वो 4,85,000 रुपये का आपको जो YB-R मिल रहा है। 125G जो है, ये तकरीबन तमाम आलमोस्ट एक ही तरह की सारी चीज़ें हैं। इंजन भी इनका एक है, स्पेक्ट सब कुछ तकरीबन, वो बॉडी में थोड़ा सा मुख्तलिफ उन्होंने कर दिया है, लेकिन है सब कुछ ये एक ही चीज़ है। अब इसके बाद इसके इंजन में दोस्तों आ जाती है चीज़ें। पहले हम देखते हैं सुजुकी GS150 के अंदर आप लोगों को क्या चीज़ें मिल रही हैं। सुजुकी GS150 का लुक भी दोस्तों रिट्रो टाइप की आप लोगों को मिलती है, पुरानी लुक है। सबसे पहली जो चीज़ है ना, जो इसका आप बैकग्राउंड देख लें, इसका जो गंदा पहलू है वो ये है कि ये पुरानी बाइक है। 12-13 साल से एक ही डिज़ाइन जो है ना वो कंपनी आप लोगों को इतनी महंगी प्राइस के अंदर देती जा रही है, कुछ भी ख्याल नहीं कर रही, बिल्कुल चेंज ही नहीं करती है, एक ही डिज़ाइन है। अगर आप इसका मीटर देख लेते हैं तो मीटर आपको स्पीडोमीटर मिलता है और RPM मीटर मिलता है। राइट साइड वाली असम्बली अगर आप देखते हैं इसकी, तो किल स्विच की ऑप्शन आपको मिल जाती है। लेफ़्ट साइड वाली असम्बली में तमाम ऑप्शन तो मिलती हैं, लेकिन डिपर की ऑप्शन जहाँ पर भी आप लोगों को नहीं मिलती है। अगर आप इसका डिज़ाइन देखते हैं, हेडलाइट देखते हैं, तो गोल ही हेडलाइट आपको YB-Z में भी मिलती है, यहाँ पर भी गोल हेडलाइट मिल जाती है।
अगर आप लोग इसका दोस्तों सीटिंग पोस्टर देखते हैं, GS 150 का सीटिंग पोस्टर इसका बेहतरीन है। मैंने ये बाइक यूज़ की है, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। मैंने YBZ भी यूज़ की है और ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे जो सीटिंग पोस्टर है ना वो कंफर्टेबल YBZ का लगा है, अच्छा कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे GS का कंफर्टेबल ज़्यादा लगा है। मेरे कद के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतरीन वो बन जाता है। सीट जो है वो, अगर दोनों बाइक्स की अगर आप सीट देखते हैं ना तो GS की सीट भी कंफर्टेबल है, लेकिन जब आपने GS खरीद कर लेकर आनी है ना तो आपको GS की सीट थोड़ी सी आउट ऑफ मार्केट उसको चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है ना वो आप लोगों को YBZ में नहीं आने वाला है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना, आप लोगों YBZ आपने लेकर आना है और चलाना शुरू कर देना है, कुछ भी नहीं करना पड़ना। लेकिन GS को जब आप लेकर आएंगे तो आप लोगों को इसकी सीट ठीक करानी पड़ेगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों को इसकी हेडलाइट जो है वो ठीक करवानी पड़ेगी। इसकी हेडलाइट जो है ना वो, इसका फोकस ठीक नहीं है। YBZ का जो है फोकस है ना वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि दोनों बाइक्स के अंदर आप लोगों को एक ही तरह का बल्ब मिलता है, 35 वाट का बल्ब होता है इसके अंदर, और लाइट दोनों की ठीक है, लेकिन फिर भी इसको ठीक करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब इंजन की मैं बात करता हूँ। इंजन जो है वो YBZ के अंदर आप लोगों को 1 to 5 सीसी डिस्प्लेसमेंट का, एक्चुअली 1 to 4.1 सीसी डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को मिलता है। हॉर्स पावर यहाँ पर YBZ के जो निकल कर आते हैं वो दोस्तों 10.7 हॉर्स पावर का इंजन है, 7500 RPM पे काम कर रहा होता है। और जो इसका टार्क है वो 10.4 न्यूटन मीटर का है और 6500 RPM पे ये जनरेट होता है। इसका बोर एंड स्ट्रोक 54/54 का निकल कर आता है। इसके बाद अगर आप इसकी कंप्रेशन रेशो देखते हैं तो 10/1 की कंप्रेशन रेशो है दोस्तों। ये भी किक से स्टार्ट हो जाता है और सेल्फ से भी स्टार्ट हो जाता है। और इसकी अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस देखता हूँ तो 150 mm की आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है YBZ की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं सुजुकी GS 150 का इंजन कंपेयर करूँ तो सबसे पहली जो चीज़ आती है दोस्तों, प्राइस इसकी कम ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर एक आपको पावरफुल इंजन, बहुत ही तगड़ा और क्लासिकल किस्म का इंजन जहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है, 150 सीसी डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने को आपको मिल जाता है। दोनों बाइक्स का जो इंजन है दोस्तों वो SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर ही मिलता है। अब यहाँ पर हॉर्स पावर की बात करूँ तो 13.8 हॉर्स पावर का इंजन है, 8500 RPM पर काम करता है। और टार्क की बात करूँ तो 13.4 न्यूटन मीटर का टार्क है, 6000 RPM पर जनरेट होता है। बोर एंड स्ट्रोक 57/56.8 का बोर एंड स्ट्रोक है और 200 कंप्रेशन रेशो 9.2/1 की है। और स्टार्टिंग ये भी दोस्तों किक से भी हो जाता है, सेल्फ से भी हो जाता है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 155 mm की है। अब यहाँ पर इनका कंपैरिजन बन जाता है, एक कंपैरिजन प्राइस पे बनता है, एक कंपैरिजन यहाँ पर बनता है, क्योंकि YBZ में आप लोगों को जो इंजन मिल रहा है दोस्तों वो इंजन पावर में GS से कम है, ठीक है। अगर आप लोगों ने दोस्तों सिर्फ खाली आपने टूरिंग करनी है, अगर आपने शहर में बाइक चलाना है और आप लोग फैमिली के लिए बाइक लेना चाहते हो और आप लोगों का कॉलेज का आना जाना ज़्यादा है और आप लोग एक दिन के अंदर 400 किलोमीटर से कम यानी कि 100 किलोमीटर तक आप बाइक चलाते हो, तो यहाँ पर एक ये जो YBZ की ऑप्शन है ना, ये बड़ी कंपैरेटिवली ज़बरदस्त किस्म की निकल के आती है। मैंने ये बाइक रखा है शहर के अंदर यूज़ करने के लिए, लाइट वेट होने की वजह से, इंजन के स्पेक्स की वजह से, अपने फीचर्स की वजह से ये बाइक कंपैरेटिवली सुजुकी GS 150 से बेहतर निकल कर आती है। लेकिन प्राइस से बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों का, मोर देन 80% जो लोग हैं वो इसकी तरफ हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाती है। अब अगर YBZ के अंदर आप इसकी दूसरी चीज़ें दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर इसके जो अलाई रिम आप लोगों को मिल रहे हैं ये 3.5/18 के साइज़ के हैं। पिछला टायर जो है वो 90/90 का आप लोगों को मिलता है। टायर के हिसाब से, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बड़ी कंफर्ट किस्म की बाइक है YBZ।
सीट के हिसाब से बड़ी अच्छी सीट है, इसकी मज़े की सीट है, 2 से 3% बहुत आसानी से बैठ जाते हैं। अच्छा, एक और बात भी आती है कि सिंगल पर्सन के ऊपर ना ये कूदता है, ठीक है, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया, सिंगल पर्सन के ऊपर ये कूदता है, छलांगे लगाता है, लेकिन अगर 2 से 3 बंदे इसके ऊपर बैठे होंगे ना तो बहुत ही कंफर्टेबल ये चलता है और जंपों के ऊपर कूदता भी नहीं है। शॉक्स इसके अगर आप देख लेते हैं ना, फ्रंट शॉक्स इनके और सुजुकी GS 150 के और इसके, इन दोनों के फ्रंट शॉक्स बिल्कुल एक ही तरह के हैं। टेलीस्कोपिक वाले शॉक्स दोस्तों आप लोगों को स्प्रिंग वाले यहाँ पर मिलते हैं फ्रंट पर, और बैक पर स्विंग आर्म एडजस्टेबल स्प्रिंग वाले शॉक्स मिलते हैं। कंफर्टेबिलिटी है, लेकिन जहाँ पर इंजन के अंदर फ़र्क निकल कर आ जाता है GS की निस्बत, आपको YBZ में बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है। अब बैलेंसर शाफ्ट दोस्तों बड़ी बला चीज़ है। ये सुजुकी के की तो बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि आप लोगों को इंजन की वाइब्रेशन 100 की स्पीड के ऊपर भी फील नहीं होती हैं। आप बहुत कंफर्टेबिलिटी बाइक को चलाते हो, बहुत अच्छा चला लेते हो, रन कर लेते हो, बड़ा मज़ा आता है, आप थकते हुए नहीं हो। लेकिन YBZ के अंदर इंजन बैलेंसर होने की वजह से इंजन की जो वाइब्रेशंस हैं वो आप लोगों को महसूस नहीं होती हैं। आप लोग बहुत कंफर्टेबिलिटी बाइक को राइड करते हो, ठीक है ना, और बड़ा मज़ा आता है इन दोनों ही बाइक्स को राइड करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, अब इंजन स्पेक्स आप लोग देखते हुए, अगर आप भारी काम करते हो, ठीक है, माउंटेन्स के ऊपर आपने चलानी है, आप लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हो और आपका आना जाना ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा है जहाँ पर बाइक को आपने बहुत ऊंचा चलाना होता है, बहुत ऊंचा चढ़ाना होता है, आपका जो काम है वो वज़नी काम है, आपने बोरियां जो है वो बाइक के पीछे रखनी है, ठीक है, या फिर आपने 4 बंदे भी बाइक के ऊपर बिठाने हैं। तो इस हिसाब से अगर भारी काम आप लोगों ने करना है, वज़नी काम करना है, लॉन्ग रूट करना है, टूरिंग करनी है आप लोगों ने, यानी कि 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक आप लोगों ने बाइक चलाना है एक ही दिन के अंदर, तो यहाँ पर आपके सामने ये जो GS की ऑप्शन है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त निकल कर आती है। क्योंकि आप लोग ज़्यादातर देखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाइकर्स हैं वो GS 150 लेकर उसकी तारीफ़ें करते नज़र आते हैं और GS 150 को बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लॉन्ग रूट के ऊपर बंदा थकता नहीं है। अच्छा, एक मैकेनिकल किस्म का मैं फ़र्क भी आप लोगों को बता दूँ कि GS, क्योंकि मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो मैकेनिकल सिस्टम है ना, कारपेटर का हो गया या इसकी जो वायरिंग है, ये बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही इजी है, आसान है, आपको समझने में बहुत आसानी रहती है। बहुत सारे लोग जो है वो GS यूज़ करते हैं तो वो प्रॉब्लम शिकायत करते हुए नज़र आते हैं प्रॉब्लम की। उसकी वजह ये होती है दोस्तों कि वो लोग आफ्टर मार्केट जब बहुत सारी लाइट्स उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, इक्विपमेंट इसके ऊपर लगाते हैं, तो इसकी जो वायरिंग है ना वो उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसकी वायरिंग अगर आप जेन्युइनली चलाते रहे ना, सारी चीज़ें एक ही जगह के ऊपर, एक ही चीज़ एक ही वायरिंग के ऊपर सारी चीज़ें चलाते रहे तो वो ठीक रहता है। लेकिन अगर आपने ये कोई काम करवाना है किसी परफेक्ट अच्छे एक्सपर्ट मिस्त्री से आप लोग ये काम करवाएं, उसके बाद इसकी वायरिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन लंबा होता जा रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोगों ने कौन सी बाइक खरीदनी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, 4,54,000 या 4,24,000 पे है, आप फीचर वाली बाइक ख़रीदना चाहते हो, अच्छी बाइक ख़रीदना चाहते हो, ब्रेकिंग क्वालिटी वाली बाइक ख़रीदना चाहते हो, कंफर्ट बाइक ख़रीदना चाहते हो, तो फ्यूल एवरेज की बात दोस्तों मैंने नहीं की। फ्यूल एवरेज जो है ना वो YBZ की काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, 40 से 45-50 किलोमीटर तक इसकी फ्यूल एवरेज शहर के अंदर ही निकल कर आ जाती है, क्योंकि इसका वज़न जो है ना वो आपको कम मिलता है, ठीक है। और GS की जो फ्यूल एवरेज शहर के अंदर है दोस्तों वो 35 से 40 तक है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, शहर के अंदर 35 से 40 है, लॉन्ग रूट पर जाए ना तो ये 50 भी देने की सलाहियत रखती है। इसका इंजन इतना ज़बरदस्त है। कारपेटर दोनों के अंदर दोस्तों एक ही तरह के डबल बटरफ्लाई कारपेटर इस्तेमाल करने के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फ्यूल एवरेज में भी जो है ना वो YBZ जो है वो जीत जाती है, लेकिन टूरिंग के हवाले से ये जो आपकी GS है ना ये जीत जाती है। अच्छा, अब फाइनल बात मैं करने लगा हूँ, अगर आपने YBZ ख़रीदनी है ना, इंस्टॉलमेंट प्लान पर भी ख़रीदनी है, GS तो मिल रही है ना पहले इंस्टॉलमेंट प्लान पर, लेकिन अगर YBZ आपने इंस्टॉलमेंट प्लान पर, दोस्तों आप लोग ये इंस्टॉलमेंट प्लान पर मत ख़रीदें बिल्कुल भी, बड़े पैसे ऊपर लगते हैं, नुकसान होता है, और दूसरी ये इंटरेस्ट है, ठीक है, ये सूद की इसके अंदर आ जाता है। आपने क्या काम करना बताता हूँ, आपके पास पैसे हैं, आपने कमेटी डाल लें अपने दोस्तों के दरमियान, अपने रिलेटिव के दरमियान, ठीक है, 4 लाख 5 लाख की कमेटी डालें, ठीक है,
और वो जो पहली कमेटी है ना वो आप खुद ले लो और उस कमेटी से आप दोस्तों यामा YBZ खरीद लो, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता साल 1.5 साल के अंदर आप इसके पैसे जो है ना वो कमेटी की सूरत में पे करते जाओ, आपकी बाइक भी बन जाएगी और आपको मज़ा भी आ जाएगा। यही है मेरी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।